वेलकम माय फ्रेंड्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर है साइंस क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसका हम लोग बात करेंगे। हम लोग 2 पार्ट बात कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, ये पार्ट 3 है। आप इसको अच्छे से वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोड्यूस, मतलब कि किस प्रकार से हम लोग अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो सभी को खिलाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़े, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्रॉप का डिमांड भी बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो सारे लोगों को खिला सकें, यानी सारे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो टू फीड द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, या हो सकता है इन आवर वर्ल्ड बोलिए, ठीक है ना, वी नीड टू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला मेथड यहाँ क्या है कि आप कैसे अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कि वन मेथड ऑफ डूइंग दिस इज़ बाय इंक्रीजिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन, यानी कि जो खेती का जो लैंड है आप उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि अभी एक जगह पे थोड़े से ज़मीन में क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा, यानी कि ज़मीन को बढ़ा दीजिए, लैंड को बढ़ा दीजिए और बहुत ज़्यादा यानी कि लार्जर स्केल पे आप क्रॉप का प्रोडक्शन करें, यानी कि लैंड को इंक्रीज कराइए। वैसा लैंड जो कल्टीवेशन के अंतर्गत आता है। कल्टीवेशन का मतलब खेती, ठीक है ना, इरीगेशन। अभी हम देखेंगे while this has happened in the past few decades, ये हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई है, यानी कि लैंड को धीरे धीरे इंक्रीज कराया गया है। वी कैन नॉट इनडेफिनेटली गो ऑन इंक्रीजिंग फार्मलैंड। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग लगातार बढ़ाते जाएं, यानी कि जो लैंड है, जो फार्म लैंड है जहाँ पे खेती की जाती है उसको लगातार बढ़ाया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? दिस लीड्स टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे है सॉइल इरोजन, ठीक है, यानी कि सॉइल का इरोजन हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप लैंड का इंक्रीजमेंट बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो खेती करने वाला ज़मीन है उसका जो एरिया है आप उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसके लिए जंगलों को काटना पड़ेगा। इफ़ फॉरेस्ट्स आर कट डाउन, अगर फॉरेस्ट को आप काटते हैं टू गेट मोर लैंड फॉर फार्मिंग, इट लीड्स टू इवन ग्रेटर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इससे क्या होगा, तो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे लैंड्स कट जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक बैलेंस बना हुआ है वो हट जाएगा। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी हट जाएगा, फूड चेन ख़त्म हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। अगला देखेंगे तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल है, बिना लैंड को बढ़ाए, यानी कि जो लैंड का एरिया जो है जहाँ पे खेती की जाती है उसके एरिया को बिना बढ़ाए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। क्या है? इम्प्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर का मेथड है, जो खेती करने का तरीका है उसके मेथड में आप क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट कीजिए। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, उसमें सुधार करना है, जो एग्रीकल्चर का जो टेक्निक है उसमें सुधार करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऊपर बात किए हैं अभी, वी हैव डिस्कस टिल नाउ इज़ द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ इरिगेशन को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि हमारा जो खेती करने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। चलो आगे देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि जो इरिगेशन का फैसिलिटी है, जो सिंचाई की सुविधा है, हम उसको बढ़ाएंगे। प्रॉपर यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र का बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज करना है, एक
लिमिट क्वांटिटी, जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करना है। यूज ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, यानी कि जब प्लांट रहता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलता है, एक समय के बाद सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो हमें नेचुरल मेथड का इस्तेमाल करना है। नेचुरल मेथड का मतलब क्या होता है कि विदाउट यूजिंग फर्टिलाइज़र, मैन्योर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो रिमेंस बच जाता है, उस रिमेंस को सॉइल में मिलाते हैं, तो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल मेथड। यूजिंग बेटर मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो वीड्स हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा बेटर मेथड इस्तेमाल करेंगे। जो पेस्ट हैं, पेस्ट को हटाने के लिए, डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बेटर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एंड इंक्रीजिंग द यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी कि जो आधुनिक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी कि आधुनिक जो खेती करने के तरीके हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कराएंगे, मॉडर्न टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे। ये क्या होगा, विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्रॉप प्रोड्यूस, इससे क्रॉप के प्रोडक्शन में वृद्धि करने में, उनके उपज को बढ़ाने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आगे और चीज़ है, और क्या कर सकते हैं हम लोग तो जो फूड ग्रेन्स जो हमें प्राप्त होता है साल में एक बार, और यानी कि 1 ईयर में 1 टाइम्स ये फूड ग्रेन मिलता है, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें सालों भर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि जो उसका स्टोरेज है बेटर तरीके से करना है। बाय प्रोवाइडिंग बेटर स्टोरेज मेथड वी कैन रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि फूड ग्रेन के वेस्टेज को अगर आप कम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक लास्ट करेगा। रिसेंटली, हाल ही में, हाउएवर ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ कम अबाउट फ्रॉम यूजिंग बेटर वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पे क्या है कि अभी रिसेंटली, यानी कि कुछ डिकेट्स पहले से लेकर के आज तक जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बहुत ही सेवरल फॉल्ड्स इंक्रीज किया है, यानी कि कई गुना बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो क्रॉप्स को यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं खेतों में, जो उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्रो कराते हैं, वो क्रॉप का जो सीड होता है वो बेटर सीड है। ठीक है, यानी कि बेटर वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, विच हैव हायर यील्ड, जो मतलब कि ज़्यादा उपज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा मोर रेसिस्टेंट टू डिजीजेज, और जो ज़्यादा फसल तो देता ही है, ज़्यादा प्रोड्यूस तो करता ही है, इसके अलावा उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता, यानी कि रेसिस्टेंस टू डिजीज भी बहुत ज़्यादा है। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या है कि इन द फ्यूचर ऑल्सो, यानी कि भविष्य में भी ऐसी हम लोग को उम्मीद है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इसी प्रकार के बेटर से बेटर सीड अवेलेबल कराया जाएगा साइंटिस्ट के द्वारा, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके, और जिससे बीमारियों से लड़ने में मतलब कि जो सक्षम हो। इसके अलावा जो पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनसे भी लड़ने में क्रॉप्स ज़्यादा एबल होता है। ऐसा हम लोग को उम्मीद है कि और फ्यूचर में ऐसा मिलेगा। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्टिल बेटर वेराइटीज इज़ एक्सपेक्टेड, यानी कि और ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज़ का जो डेवलपमेंट है, जैसा उम्मीद किया जाता है। टू बी द मेन मेथड ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप आउटपुट, यानी कि यही एक मेन मेथड है जिससे आप क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम लैंड को इंक्रीज करा देंगे, जी नहीं। लैंड को इन्फिनाइटली, बहुत ही ज़्यादा उसके एरिया को इंक्रीज नहीं कराया जा सकता है। इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा जीवन पे खतरा हो जाएगा, और ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि हम लोग जिंदा भी ना रहें, क्योंकि ये जो सिस्टम है नेचर में, इको बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज़ डन बाई प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि ये जो बेटर जो हम लोग क्रॉप्स को डेवलपमेंट करते हैं, जो ज़्यादा ईल्ड देता है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है उसमें, ये किस मेथड के द्वारा किया जाता है, तो ये जो है प्लांट ब्रीडिंग, इस मेथड का नाम है प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट के ब्रीडिंग के द्वारा एक मेथड है, उसके द्वारा करते हैं। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। ब्रीडिंग मीन्स क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। ब्रीडिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब यंग वंस, जो छोटे छोटे होते हैं। जैसे कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जब वो प्रोड्यूस करता है, तो छोटे छोटे जो उसके बेबी होते हैं, उसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्लांट के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैव कंट्रोल्ड द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है, उसके रिप्रोडक्शन को उन्होंने क्या किया है? कंट्रोल्ड किया है।
कंट्रोल का मतलब अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स, यानी कि उनके अपने हिसाब से उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल किया है, सो दैट दे हैव द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम मोर यूजफुल, यानी कि हमें जो आवश्यकताएं चाहिए, जो हमें ज़रूरी है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में जब नया जो लाया जाता है, नया प्लांट या नया एनिमल, यानी कि जो छोटे बेबी प्लांट बोलते हैं या फिर बेबी एनिमल बोलिए, तो उनमें वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक होता है जैसा हमें आवश्यकता है। इट्स इफेक्ट हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, बात करते हैं, इसके बाद हम लोग इट्स इफेक्ट का बात करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है ठीक है, एग्रीकल्चर का टेक्निक आप बोलिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक टेक्निक है जो यूज किया जाता है, विच इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि एक ऐसा टेक्निक जिसका इस्तेमाल न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को डेवलप करने में किया जाता है बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज, यानी कि कहने का मतलब है कि दो अलग अलग प्रकार का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो सकता है या फिर वो एनिमल्स भी हो सकता है, यानी कि दो अलग अलग वेराइटीज़ को एक साथ हम लोग क्रॉस कराते हैं और ब्रीडिंग कराते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, उसी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि इट इज़ ए टेक्निक विच इज़ यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स या न्यू वेराइटी ऑफ एनिमल्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या है आगे देखेंगे, बाय क्रॉस ब्रीडिंग ए न्यू वेराइटी कैन बी मेड, यानी कि एक नया वेराइटी बनाया जा सकता है टू हैव द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, यानी कि जब ब्रीडिंग होगा तो एक मेल पेरेंट्स होगा, दूसरा फीमेल पेरेंट्स होगा। ठीक है, तो इसमें भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, 1 2 3 4 इस प्रकार ढेर सारा प्रॉपर्टी है, इसका भी प्रॉपर्टी होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है कि वैसा कैरेक्टरिस्टिक को रखना है जो मतलब कि हमें ज़रूरी है। ठीक है, ये दोनों को जब आप मिला देंगे, ये दोनों को मिलाते हैं तो जो नया ऑफ स्क्रीन बनता है, यहाँ पे नया वाला जो बनेगा, इसमें फर्स्ट वाले का भी प्रॉपर्टी रहेगा और सेकंड वाले का भी प्रॉपर्टी इसके अंदर में रहेगा। ठीक है, तो मतलब कि दोनों को जब मिलाते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उसमें दोनों का प्रॉपर्टी रहता है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि सपोज साइंटिस्ट वांट टू डेवलप ए न्यू क्रॉप हैविंग सम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये जो साइंटिस्ट है एक नया क्रॉप बनाना चाहता है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक है एक डिजायर्ड वो होना चाहिए, मतलब कि जो आवश्यकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए हाई यील्ड, यानी कि उसका जो उत्पादन होना चाहिए, यानी कि फसल का प्रोडक्शन होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एंड रेसिस्टेंस टू डिजीज़, यानी कि डिजीज़ के प्रति क्या होना चाहिए, उसका रेसिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लड़ने की क्षमता होनी चाहिए बीमारियों से। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो वेराइटी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दे सेलेक्ट 2 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, वन हैविंग हाई यील्ड, यानी कि एक ऐसा क्रॉप लेना है जिसमें फसल ज़्यादा होता है, एंड अदर बीइंग मोर रेसिस्टेंट टू डिजीज, दूसरा ऐसा लेंगे जिसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो। अब यहाँ पे क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द 2 वेराइटीज इज डन in order to develop one variety which has both desired characteristic। अब ये दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करा देंगे, यानी कि हाई यील्ड क्रॉप और दूसरा है डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप, ये दोनों के बीच में जब क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाएगा तो एक नया जो क्रॉप आएगा उसमें दोनों का प्रॉपर्टी होगा। कहने का मतलब है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस भी करेगा, दूसरे अलावा वो बीमारी से लड़ने के प्रति भी उसमें क्षमता ज़्यादा होगी, यानी कि डिजीज रेसिस्टेंट भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, इसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन के मदद से हम वैसे क्रॉप ला सकते हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे आवश्यकता अनुसार हो। अब यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ है, इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पे है टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जैसे क्रॉप होता है, क्रॉप पे फ्लावर लगते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये क्रॉप का फ्लावर का हम लोग बात किए थे, आप देखे होंगे क्लास 7 में बात किए थे, तो कुछ इस प्रकार का क्रॉप का फ्लावर हम लोग देखे थे। इसको एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ये देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल, और ये वाला जो ऊपर का जो ब्रॉड पार्ट है इसको स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा हो गया, चलिए दिख नहीं रहा है,
इसलिए यहाँ पे अब ये जो पार्ट दिख रहा है ये, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। और ऊपर का ब्रॉड पार्ट है, फिलामेंट का ब्रॉड पार्ट को एंथर कहते हैं, ANTHER, एंथर। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे होता क्या है, तो इस जगह पे क्रॉस ब्रीडिंग होता है, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यानी कि यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है एंथर, एंथर पे पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा ये उड़ करके स्टिग्मा के ऊपर में फॉल करता है। यहाँ से भी, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी पॉलन ग्रेन्स होंगे एंथर के ऊपर में, यहाँ से भी ये पॉलन ग्रेन्स उड़ करके स्टिग्मा पे आता है। और स्टिग्मा जो होता है वो ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और जो एंथर ये मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट से क्या आ गया, पॉलन ग्रेन्स आते हैं, और यहाँ फीमेल पार्ट हो गया। यहाँ पे जैसे ही ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे फॉल होता है तो एक लिक्विड सब्सटेंस यहाँ से निकलेगा, इस जगह से लिक्विड सब्सटेंस निकलता है, और वो डेवलप होकर के एक ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब, उसके मदद से ये होते होते यहाँ पे ओवरी रहता है, ओवरी में आकर के यहाँ पे क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो न्यू सीड का फॉर्मेशन होता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्फ बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के मतलब एक ही में अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसका नाम है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो इसको रोकने के लिए, क्योंकि अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास 2 फ्लावर थे, 2 फूल है, एक यहाँ पे है और दूसरा इस जगह पे है। तो ये जो है ये हाई यील्डिंग वाला है, यानी कि ये जो क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। लेकिन जो दूसरा वाला है ये डिजीज रेसिस्टेंट है, यानी कि ये इसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता है, डिजीज रेसिस्टेंट है। अब यहाँ पे समझिए, अगर इसमें खुद में अगर ये खुद का ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हमें जो नया प्लांट मिलेगा बस वो सिर्फ हाई यील्ड वाला प्लांट मिलेगा, और इसका ही खुद अगर फर्टिलाइजेशन इसी जगह पे हो जाएगा तो जो नया प्लांट है वो डिजीज रेसिस्टेंट वाला मिलेगा। लेकिन हमें ऐसा चाहिए जिसमें हाई यील्डिंग की कैपेसिटी भी हो और डिजीज़ में रेसिस्टेंट भी उसका ज़्यादा हो। तो हमें एक नया यहाँ पे चाहिए, न्यू चाहिए। तो हम लोग क्या कराते हैं, न्यू लाने के लिए हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना है। इसका वाला पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर में फॉल होना चाहिए, ठीक है, या फिर इसका वाला पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर में फॉल होना चाहिए, इसको क्रॉस कराना है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि सेल्फ, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, इसको रोकने के लिए, यानी कि टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंथर्स ऑफ वन वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर रिमूव्ड। यानी कि एंथर जो होता है, मैंने बताया जो फिलामेंट के ऊपर का जो ब्रॉड पार्ट है उसको एंथर कहा जाता है। तो एक वेराइटी के एंथर को हटा दिया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है इमेस्कुलेशन। यानी इमेस्कुलेशन के मेथड के द्वारा एक वेराइटी के प्लांट्स का एंथर को हटा दिया जाता है। अब उस पर एंथर नहीं है, एंथर जब नहीं है तो उस जगह पे पॉलन ग्रेन्स भी नहीं होगा। तो द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अदर वेराइटी ऑफ प्लांट जिसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, यानी कि दूसरा वाला प्लांट है, उस जगह से पॉलन ग्रेन्स आएंगे और आकर के फर्स्ट वेराइटी पे फॉल होगा, ठीक है। आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ इमेस्कुलेटेड फ्लावर, यानी कि वैसा फ्लावर जिसमें से पॉलन ग्रेन्स को हटा दिया गया था, ठीक है, यानी एंथर को हटा दिया गया था, उसको बोलते हैं इमेस्कुलेटेड फ्लावर। वहाँ पे आकर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे क्वालिटी वाला, दूसरे क्रॉप वाला आकर के फॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, यानी कि ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट किया जाता है फॉर सेवरल जनरेशन। ऐसा नहीं कि फर्स्ट जनरेशन में ही हमें वो क्रॉप मिल जाएगा, ठीक है। तो बार बार हम लोग रिपीट करते हैं टू गेट द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इन द सीड, यानी कि वैसा सीड मिले हमें जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, यानी कि हाई यील्डिंग कैपेसिटी भी हो और डिजीज रेसिस्टेंट का भी पावर हो। अब ये सीड जो होता है, दिस सीड इज कॉल्ड अ स्टॉक ऑफ द न्यू वेराइटी, यानी न्यू वेराइटी के जो सीड मिला है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है ना, स्टॉक ऑफ द न्यू वेराइटी। तो चलिए इट्स ए फैक्ट बच गया था, इट्स ए फैक्ट हम लोग बात कर लें। यहाँ पे देखिएगा, अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाने हैं। क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसमें से 2 विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स को, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक नया न्यू कैरेक्टरिस्टिक वाला क्रॉप मिलता है, ठीक है। जिसमें जो न्यू वेराइटी, जो नया क्रॉप आता है उसमें दोनों प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, इसको शॉर्टकट में जीएम प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है ना। जेनेटिकली मतलब जी और मॉडिफाइड का मतलब हो गया एम, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आर दोज
whose DNA has been modified using genetic engineering technique। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक जो जीन से रिलेटेड होता है, यानी कि जो हेरिटेंस से रिलेटेड होता है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि माता पिता का गुण बच्चों में जाता है, उसको हम लोग हेरिटेंस बोलते हैं। ये किसके मदद से जाता है? तो जीन के मदद से जाता है। ठीक है, तो यहीं पे उनके डीएनए को ही क्या किया जाता है? मॉडिफाइड कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक की मदद से किया जाता है। द एम इज़ टू इंट्रोड्यूस ए न्यू ट्रेट। न्यू ट्रेट का मतलब कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, वो न्यू जनरेशन जो आएगा उसको हमें एक नया चीज़ चाहिए। ठीक है, यानी कि न्यू प्रॉपर्टी वाला एक जनरेशन चाहिए। ठीक है, न्यू ट्रेट इन द प्लांट विच मेक्स इट मोर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बना सके, हम अपने रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक का न्यू ट्रेट ला सके, न्यू प्लांट ला सके। इट अलाउज ग्रेटर कंट्रोल ओवर ट्रेट दैन प्रीवियस मेथड सच एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके जेनेटिक प्रॉपर्टी पे हम लोग ज़्यादा चेंजिंग नहीं ला सकते हैं, लेकिन जब जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, जेनेटिकली किसी भी प्लांट को आप मॉडिफाई कीजिएगा, उसको डीएनए को चेंज कीजिएगा, तो आप उसके ट्रेट के प्रॉपर्टी के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। फूड्स डिराइव्ड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि वैसा फूड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से हमको मिला है उसको बोलते हैं जीएम फूड। वही चीज़ है जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोगों के बीच में मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये कन्फ्यूजन है कि क्या जो जीएम फूड है वो हमारे सेहत के लिए यानी कि अच्छा है या फिर ख़राब है, क्या उसका बैड इफ़ेक्ट है। तो यानी कि देयर इज़ अ रेगिंग डिबेट, यानी कि रेगिंग डिबेट है, बहुत ही ज़्यादा डिबेट है इन द वर्ल्ड ओवर द सेफ्टी ऑफ कंज्यूमिंग जीएम फूड, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो प्राप्त हमें हुआ है, हाँ इसमें प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है, सही बात है, लेकिन अभी भी लोगों के बीच में क्या है, एक डिबेट चल रहा है कि नहीं ये सेफ्टी के दृष्टिकोण से सही नहीं है, जीएम फूड को कंज्यूम करना उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, इंडिया में क्या हुआ है कि सो फार अभी तक इंडिया में द ओनली जीएम क्रॉप अलाउड, यानी कि जो जीएम क्रॉप है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप जो अलाउ किया गया है वो सिर्फ एक ही है, वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन यानी कि कॉटन का प्लांट। ठीक है, इसका नाम रखा गया है बीटी कॉटन। इट इज रेसिस्टेंट टू बॉल वार्म। ठीक है, एक कीड़ा है बॉल वार्म दैट अटैक द कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट को अटैक करता है, पूरी तरह से उसको बर्बाद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीटी कॉटन है उसमें इस कीड़े से लड़ने की क्षमता होती है और इस कीड़े का प्रभाव उस पर नहीं होता है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन कॉटन आउटपुट इन इंडिया, यानी कि जब इसका इस्तेमाल किया गया तो इसका जो प्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा हुआ, यानी कि इसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली एग्रीड, यानी कि गवर्नमेंट अभी सहमत हुआ है किस चीज़ के लिए, टू अलाउ जीएम मस्टर्ड, यानी कि जैसे कॉटन का बीटी कॉटन यूज किया गया, ये गवर्नमेंट का ये सहमति है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही जीएम मस्टर्ड यानी कि सरसों का भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है उसका भी उपयोग करने के लिए एग्रीमेंट मिल चुका है, यानी कि वो सहमत हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आ जाइए। जैसे हम लोग क्या बात किए थे, अभी हाइब्रिडाइजेशन का बात कर रहे थे, तो हाइब्रिडाइजेशन का बात चल रहा था जहाँ पे हम लोग दो डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट वेराइटीज़ के क्रॉप्स होते हैं उनके बीच में हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए, वंस दिस इज अचीव्ड, माने एक बार जब ये अचीव हो जाता है कौन, तो हाइब्रिड वाला बीज जो है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड सीड, इसको नाम दिया गया स्टॉक ऑफ द न्यू वेराइटी। जब एक बार मिल जाता है तो साइंटिस्ट्स में ट्राई टू डेवलप अनदर यूजफुल करेक्टरिस्टिक। जब वो मिल गया उसमें क्या था, हाई यील्डिंग भी था और इसके अलावा डिजीज रेसिस्टेंट भी था। अगर वो एक बार मिल गया तो साइंटिस्ट उसको दूसरे चीज़ के लिए, जैसे लाइक ग्रेटर रेसिस्टेंट टू पेस्ट मतलब पेस्ट का मतलब जो रोडेंट्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे लड़ने की क्षमता के लिए भी उसको विकसित कर सकते हैं। यानी कि उसको एक तीसरी प्रकार के क्रॉप्स के साथ ब्रीडिंग कराएंगे जिसमें
पेस्ट से लड़ने की क्षमता होती है। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी है ही, तो तीसरा वाला के साथ भी ब्रीड कराएंगे तो उसमें तीनों प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो यह साइंटिस्ट लोग इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, क्योंकि प्रोड्यूसिंग प्लांट हाइब्रिड्स कैन बी ए लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस। क्योंकि प्लांट का जो हाइब्रिड वाला बीज निकलता है वो उसको प्रोसेस करने में, उसको लाने में, इन्वेंशन करने में एक बहुत ही लॉन्ग और टीडियस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन का। देखिए द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग हरित क्रांति हिंदी में बोलते हैं, हरित क्रांति, यह है ग्रीन रिवॉल्यूशन। यह हुआ था 1960s और 1970s के बीच में, फर्स्ट टाइम हुआ था। इन इंडिया was brought about by importing high yielding variety of wheat from Mexico। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ था, मैक्सिको से हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं की वैसी बीज को इंपोर्ट किया गया था, मतलब लाया गया था मैक्सिको से, जिसमें हाई यील्डिंग कैपेसिटी थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसमें उपज की कैपेसिटी थी, यानी कि ढेर सारा यानी कि प्रोडक्शन हो सकता था। बिसाइड्स, इसके अलावा गिविंग हाई यील्ड, यानी कि हाई यील्ड तो हुआ ही, यानी कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन तो हुआ ही। द प्लांट्स वीआर स्मॉलर, जो प्लांट थे छोटे छोटे थे, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गर, स्मॉलर थे और स्ट्रॉन्गर थे, एंड हैड बेटर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर के प्रति इन लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा था। मतलब कि जब फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किया जाता खेतों में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जर्व करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते थे, यानी कि ज़्यादा ग्रोथ दिखाते थे। हाउएवर, फिर भी दिज वेराइटीज रिक्वायर्ड मोर वाटर एंड फर्टिलाइजर, लेकिन उन लोगों को प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता थी। एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट वीडिंग, यानी कि वहाँ पे चलिए हाई यील्डिंग तो है, सही बात है, लेकिन उसमें जो वीडिंग जो है, यानी कि वीड्स जो है, अनवांटेड प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते थे और उन्हें बार बार वीडिंग करने की आवश्यकता होती थी, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को बार बार निकालना पड़ता था। द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है उसका प्रभाव ऑन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इज क्लियरली सीन इन टेबल 1.4, ठीक है। कंसिडरेबल रिसर्च इज इन प्रोग्रेस इन दिस फील्ड, यानी इसी प्रकार का और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, इसका रिसर्च जो अभी भी चल रहा है। तो हम यहाँ पे बोला है कि जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, ग्रीन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, आसानी से देख सकते हैं कहाँ पे, टेबल 1.4 में देख सकते हैं। तो चलिए आइए टेबल 1.4 हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 1960 और 1970 के बीच में यहाँ पे बात करना है। तो राइस जो 34 यहाँ पे जो दिया गया मिलियन टन्स में दिया गया, 34 मिलियन टन्स हुआ, वही 1970 में 42 हो गया। और जो वीट है वो 11 है, 11 से 23 हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे लगातार हर एक साल क्या होते गया, बढ़ते गया। तो यहाँ पे देखिए 42 से कितना हो गया, 53, यानी कि 11 का इंक्रीमेंट हो, 11 मिलियन टन का। और 23 से यहाँ पे डायरेक्ट कितना हो गया, 30 से, यानी 13 मिलियन टन का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। इस प्रकार से 1960 और 1970 के बाद में प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। तो आ जाइए, नाइट्रोजन साइकिल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए, नाइट्रोजन साइकिल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आपका टॉपिक हो गया नाइट्रोजन साइकिल। तो इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे क्या चीज़ है, कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन एक गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में N2 बोलते हैं, N2 इसका फार्मूला है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में बाई वॉल्यूम 78% रहता है, ठीक है, आपको पता है 78% बाई वॉल्यूम है नाइट्रोजन। अब यहाँ पे समझिए, जो नाइट्रोजन जो है वो लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ फॉर्म्स मतलब कि हर एक प्रकार का जीवन, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, यानी कि प्लांट्स लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस ऑफ लाइफ है जो उसके बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के मदद से क्या बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, ये उनका भोजन है। इसको बोलते हैं C6H12O6,
ये उनका भोजन है। लेकिन न्यू प्लांट के ग्रो के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। इसके अलावा फैट्स की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये सारे चीज़ों में नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नाइट्रोजन का इनका सिंथेसिस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखेंगे जो ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज में देखिए कहीं भी नाइट्रोजन नहीं है। ये कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है। और एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में कोई कमी नहीं है नाइट्रोजन की, ठीक है। तो क्या एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकता है अपने प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए, फैट्स बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकता है, याद रखिए, यानी कि नहीं कर सकता, यानी कि इनके पास, प्लांट्स के पास एक कैपेसिटी नहीं है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल अपने लिए कर सकें। तो इनको दूसरे फॉर्म से लेना पड़ता है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जानते हैं, इसके बाद हम लोग फिगर आकर के यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो चलिए नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय लाइफ फॉर्म्स टू कैरी आउट मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का जो बहुत सारे फंक्शंस हैं उसको कैरी आउट करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए और न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए ये नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट टू प्लांट लाइफ, यानी कि प्लांट लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट लाइफ से ही, यानी कि जो प्लांट में प्रोटीन होता है, प्लांट को ही सारे एनिमल्स खाते हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो, चाहे वो ओमनीवोर्स हो, यानी कि उनको भी प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से ही मिलता है। तो प्लांट के पास प्रोटीन रहेगा तभी वो अदर एनिमल्स में भी जा पाएगा। एयर कंटेंट्स अबाउट 78% नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन में 78 होता है। येट फिर भी क्या यहाँ पे है कि नाइट्रोजन इन इट्स गैसियस फॉर्म इज ऑलमोस्ट इंटायरली अनयूजेबल टू लाइफ फॉर्म्स, यानी कि लाइफ फॉर्म्स के लिए क्या है, ये अनयूजेबल है, मतलब कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये अनयूजेबल है। इट मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड और फिक्स्ड इनटू ए मोर यूजेबल फॉर्म, मेनली सोल्यूबल नाइट्रेट, यानी कि जो हवा में N2 है, ये एयर में N2 है, ये अनयूजेबल है, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ फॉर्म्स में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स की बात हो रही है। ये सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट को ही बोलते हैं फिक्स करना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स करना होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये इस जगह पे देखिए, यहाँ पे फिक्स्ड करना होगा। फिक्स्ड मतलब कि क्या करना होगा, तो कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट इट शुड बी कन्वर्टेड, ठीक है, किस में, तो मोर यूजेबल फॉर्म में, उस फॉर्म में, ताकि इसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। यूजेबल फॉर्म क्या होता है, तो इसका यूजेबल फॉर्म है सोल्यूबल नाइट्रेट, सोल्यूबल नाइट्रेट, यानी कि जो नाइट्रोजन N2 है इसको सबसे पहले नाइट्रेट करना होगा। नाइट्रेट मतलब कि NO3 के फॉर्म में आना होगा, ठीक है। जब तक ये नाइट्रेट के फॉर्म में नहीं आएगा तब तक प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आगे देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू ए फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिफिनेशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहले बात किए कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है और इसी कन्वर्जन को बोलते हैं फिक्स्ड, यानी कि कन्वर्ट किया गया मतलब फिक्स्ड किया गया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि एक प्रोसेस जिसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट करना है, किस में, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि प्लांट्स उसको आसानी से यूज कर सके, और इस प्रोसेस का ही नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आगे आइए, इन नेचर यानी कि नेचर में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया इन द सॉइल, यानी सॉइल में कोई बैक्टीरिया रहता है जिसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है NITRIFYING, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजन को फिक्स्ड किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है ताकि उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके। देयर आर अदर बैक्टीरिया दैट रिटर्न नाइट्रोजन टू इट्स गैसियस फॉर्म,
यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, और नाइट्रेट कन्वर्ट किया तो प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर देगा। लेकिन उसी सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, जो नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वापस उनको एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं। उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यानी कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, तो जो बैक्टीरिया है, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हवा वाला नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मिट्टी में ले आया। अब ये क्या करेगा, जो मिट्टी में नाइट्रेट है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर से वापस किस में कन्वर्ट करेगा, तो वापस फिर से उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके वापस एयर में भेज देगा। उसको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये प्रोसेस लगातार क्या होते रहता है, चलते रहता है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। याद रखिएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि एक साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड used by plant and animals and later return to the atmosphere is referred to as nitrogen cycle। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, डिफाइन करने के लिए आएगा क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन साइकिल, तो आप यही बोलिएगा कि द नेचुरल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का नेचुरल साइकिल है ये, द नेचुरल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन इन विच इट इज़ फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिक्स्ड का मतलब क्या है, तो फिक्स का मतलब है कि नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में चेंज करना कि यूजेबल फॉर्म में, ताकि प्लांट्स उसको क्या कर सके, यूज कर सके। यानी कि यूजेबल फॉर्म में चेंज करना है, उसी को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड करना होता है। ठीक है, द नेचुरल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन इन विच इट इज़ फिक्स्ड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन रिटर्न्ड टू द एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। चलिए आगे देखते हैं, फिगर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे ये देखेंगे, तो नाइट्रोजन साइकिल जो है इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, यानी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जिससे, या बोल सकते हैं क्या क्या इसमें प्रोसेस है जिससे ये गुजरता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले बात है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। दूसरी बात क्या है कि नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होता है। तीसरी बात है अमोनिफिकेशन। चौथी बात है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पे क्या है। सबसे पहला जो है, समझिए, सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन और यहाँ पे है नाइट्रिफिकेशन। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये जानेंगे हम लोग, सीखेंगे क्या है क्या नहीं है, सारा का डिफिनीसन भी जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, यूजुअल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्व करके उसका यूटिलाइजेशन करेगा, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। इसके बाद प्लांट्स क्या हो जाता है, डेड हो जाते हैं, बॉडीज उनका रिमेन्स मिट्टी में मिलता है, तो उसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद अमोनिफिकेशन से फिर से अमोनिया को, मतलब कि अमोनिया जो अमोनिफिकेशन हुआ है, इसको फिर से नाइट्रिफिकेशन किया जाता है, मतलब कि यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और लास्ट में वापस एयर में नाइट्रोजन को रिटर्न बैक किया जाता है, उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो 5 यहाँ पे स्टेप्स है, याद रखना है 5 स्टेप्स को, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। चलिए 1 बाय 1 हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखेंगे क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमोसफियर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन गैस जो हवा में उसको कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब। ठीक है, उसको प्लांट क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नेचर में ये बहुत प्रकार से होता है, यानी कि टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। देखते हैं, सबसे पहला है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि एटमॉस्फेयर के द्वारा, ठीक है, ये अपने आप होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, बाई फिजिकल प्रोसेस। तो जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, जिस कारण से क्या होता है कि हवा का जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, और कंबाइन करके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये N2 है और ये O2 है, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल करके क्या बनाए यहाँ पे NO। ठीक है, यानी कि उसको बोलेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सबसे पहली बात है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना। इस रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखेंगे N2
प्लस O2, यहाँ बनाएगा NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन सिंगल है, तब बैलेंस करना पड़ता है इसको। तो हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। ये तो दिख भी नहीं रहा है, ये 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बराबर हो गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना, तो बैलेंस हो गया। अगली बार जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है NO, ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद अब की बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, NO2 बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 2 ही है। तो अगर आप यहाँ पे अगर सपोज मान लेते 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, और ये 2 इसमें भी आएगा मल्टीप्लाई करने, दोनों में मल्टीप्लाई होता है। तो ऑक्सीजन 2 पहले से था, 2 से कर दिए 4 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 आ गया और 2 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, और ये 2 नाइट्रोजन में भी मल्टीप्लाई किया। तो चलिए इस प्रकार से भी क्या होता है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब आगे देखेंगे क्या है, जब बारिश होती है, ठीक है, तो जब बारिश होगी तो वाटर उसमें रहता है, ठीक है, वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अभी जो बना है NO2, ये वाटर के साथ मिलता है और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही हवा में, ये मिल करके क्या बनाते हैं, तो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला देख लीजिए, HNO3, HNO3। ये HNO3 का मतलब क्या हो गया नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग दूसरा से लिखेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ये देखिए HNO3, ये बन गया नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, डबल है। तो अगर हम हाइड्रोजन को बराबर कर दे, सपोज यहाँ पे 2 से लगा दिए मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन बराबर हुआ तो ये नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे नाइट्रोजन हम लोग 2 लगा दें, ध्यान से समझिएगा, 2 लगा दिए तो चलिए नाइट्रोजन भी बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन काउंट कीजिए, तो 2 दूना 4 और यहाँ पे 1 5 और यहाँ पे 2 7, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई 3 में 2 3 6 ही हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पे इधर 7 है और इधर कितना है, 6 है। तो इस प्रकार से हमारा ऑक्सीजन बराबर नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया बराबर, 2 है, ठीक है, नाइट्रोजन 2 है, दोनों साइड में 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीजन का लफड़ा बच रहा है, क्या ऑक्सीजन को क्या करना है, बराबर करना है। अगर आप किसी कारण से सपोज मान लेते हैं, फिर से यहीं पे मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है, बार बार इक्वेशन लिखने टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए, यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, उस जगह पे वही चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या था, 2 है, और यहाँ पे ये वाला नहीं था, ठीक, इस प्रकार का था, ठीक। यहाँ पे अगर ये 2 लिखा हुआ, इसको हम चेंज करके 3 कर दें, सपोज मान लीजिए क्या कर दें, 3 कर दें, इस जगह को क्या कर देते हैं, 3, ये देखिए 3 कर दिया, 3, तो 3 हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 हो गया हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपका दिख रहा है ये 2 है, आप इसको 3 नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर 2 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। इस प्रकार से यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो गया है। चलिए अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ भी है और यही 4 नाइट्रोजन के साथ भी है, तो नाइट्रोजन भी हमारा 4 है। तो यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ये सही नहीं है, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन 4 हो गया। अब ये 4 ऑक्सीजन के साथ भी किया, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और यहाँ पे 2 10 हो गया, और यहाँ पे 2 12 हो गया, यानी 12 ऑक्सीजन। और ये जो 4 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 पे 12 ऑक्सीजन, तो यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। आप एक एक करके बैलेंस कर सकते हैं, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। तो 1 बाय 1 इसमें बैलेंस किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन गया।
अब दिज डिजॉल्व इन रेन वाटर फॉर्मिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जब ये वाटर में घुल जाते हैं। अब ये नाइट्रिक एसिड पानी के साथ में, रेन वाटर के साथ में नीचे गिरेगा, और सॉइल में जो है अल्कली, सॉइल में अल्कली है यानी कि लाइमस्टोन जो है, ठीक है, ये अल्कली सॉइल में प्रेजेंट रहता है। अगर नहीं भी है तो कहीं कहीं पे मिलाया भी जाता है लाइमस्टोन, उसके साथ में क्या करते हैं, रिएक्शन करता है, ठीक है। यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड ये लाइमस्टोन में जो अल्कली है उस अल्कली के साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके नाइट्रेट बनाएगा। जैसे ही नाइट्रेट बना, प्लांट उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है अल्कली यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये नाइट्रिक एसिड है। ये दोनों रिएक्शन होता है तो कैल्शियम नाइट्रेट, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। चलिए, ये था हमारा यानी कि एटमॉस्फेयर में जो होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड से किस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, देखेंगे। इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हवा में नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल तो प्लांट नहीं कर सकते, उसको आप हर हाल में किस में कन्वर्ट कीजिएगा, तो उसको आप हर हाल में कन्वर्ट कीजिएगा नाइट्रेट्स में, ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये कन्वर्जन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई लिविंग थिंग के कारण होता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये कहाँ पे मिलता है, मिट्टी में मिलता है, ठीक है मिट्टी में मिलेगा। इसके अलावा जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स कहने का मतलब पी मतलब मटर हो गया, बीन्स है, ग्राम्स है, ग्रीन ग्राम्स है, लेंटल्स है, यानी कि दाल वाले पौधे होते हैं। जो दाल वाले पौधे के रूट्स होता है, रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और यही राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। दिस बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया तो प्लांट इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए, अगला है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन हुआ है प्लांट के द्वारा, यानी कि प्लांट क्या किए हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जब कन्वर्ट किया गया, चाहे वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, चाहे वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके प्रोटीन में फॉर्मेशन करता है, यानी कि प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि वो जो नाइट्रेट था वो अब उस प्लांट के बॉडी का पार्ट हो गया है, ठीक है ना, इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ लिविंग थिंग, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। तो द प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल, यानी सॉइल से नाइट्रेट को ले लेगा, एंड कन्वर्ट देम इनटू प्लांट प्रोटीन, और उसको प्लांट के प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। द नाइट्रोजन पासेस फ्रॉम प्लांट टू हार्बीवर्स, यानी कि कोई भी जो हार्बीवर्स है ग्रीन प्लांट को खाता है तो प्लांट में जो प्रोटीन था वो हार्बीवर्स में चला जाता है, ठीक है। एंड देन टू कार्निवोर्स दैट ईट हार्बीवर्स, यानी कि उस हार्बीवर्स को जो खाएगा कार्निवोर्स, तो हार्बीवर्स में प्रोटीन आया था प्लांट से, और वही प्रोटीन हार्बीवर्स से निकल करके कार्निवोर्स में चला जाएगा जब वो हार्बीवर्स को खाएगा, ठीक है। इस पर से प्लांट से हार्बीवर्स, हार्बीवर्स से कार्निवोर्स में वो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या होता रहता है, ट्रांसफ़र होते रहता है। यहाँ पे देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे क्या था, नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब कि इस फॉर्म में था, ठीक है, NO3 के फॉर्म में, इसको नाइट्रेट बोला जाता है। तो नाइट्रेट के फॉर्म में था, यहाँ पे क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक का मतलब ये किसी भी लिविंग थिंग का पार्ट अभी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन हो रहा है, बदलाव हो रहा है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड का इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बिकम ए पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट बन जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है, उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। अब आते हैं अमोनिफिकेशन क्या है। यहाँ पे देखिए अमोनिफिकेशन क्या है। तो जैसे कोई भी प्लांट है या एनिमल से जब डाई करता है, मरता है, तो उनका जो रिमेन्स है, यानी कि बॉडी का रिमेन्स, डेड रिमेन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है बाय डिकेइंग बैक्टीरिया एंड फंगी, फंगी और बैक्टीरिया मिल करके उसके बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, और अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, या हो सकता है अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस का नाम है अमोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया बनता है ना, तो इसलिए उनको अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि अभी क्या था, वो प्रोटीन था, ठीक है। देखिए
ये अभी प्रोटीन है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब वो मरता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया के द्वारा, फंगी के द्वारा इसको हम लोग अमोनिया में कन्वर्ट कर देते। अमोनिया का एक सिंपल कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से जो प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से एक सिंपल कंपाउंड में कन्वर्जन होता है, अमोनिया में कन्वर्जन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। तो ये लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन इनटू अमोनिया यानी सिंपल कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। चलिए, अमोनिफिकेशन भी हो गया। अब यहाँ पे आइए, नाइट्रिफिकेशन क्या है। सम ऑफ दिज कंपाउंड्स, यानी कि अब अभी क्या बना, अमोनिया बना, ठीक है, ये जो डेड रिमेन्स से अमोनिया बनाया गया या फिर अमोनियम कंपाउंड बनाया गया है। इसमें से कुछ ऐसे कंपाउंड है आर टेकन बाय प्लांट, प्लांट के द्वारा ले लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, लेकिन रेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में। नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करेगा, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे जिस प्रकार का राइजोबियम होता है उसी प्रकार का नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट करके क्या बना देगा, नाइट्रेट बना देगा। और वो नाइट्रेट जब बन जाएगा तो फिर से प्लांट उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, यानी कि अमोनिया को जब नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब आइए, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब वापस हम लोग जाएंगे, यानी कि वापस हम लोग वो जो अभी नाइट्रेट बना है उस नाइट्रेट को वापस हम लोग नाइट्रोजन गैस में चेंज करके वापस एयर में भेज देंगे, एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। यानी कि सम ऑफ द नाइट्रेट, कुछ नाइट्रेट जो है प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब बाय प्लांट, लेकिन जो बच जाते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है फ्री नाइट्रोजन गैस में। फ्री नाइट्रोजन गैस मतलब N2 गैस में। ये किसके द्वारा होता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि वापस में N2 जो है एयर में चला गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो बोले थे ये जो डायग्राम है इसका बात करेंगे। चलिए आ जाइए, इस डायग्राम का बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन जो अभी कहाँ है, एयर में है, ठीक है। जब लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग से फिर क्या होगा, वो नाइट्रेट्स बन जाएगा, यानी कि नाइट्रेट आ गया बन करके, रिएक्शन जो भी हुआ, ठीक है, जो रिएक्शन मैंने बताया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से करता है, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड जब वाटर के साथ नीचे सॉइल में गिरता है तो सॉइल के साथ में रिएक्शन करेगा, जो भी अल्कली होगा, कार्बोनेट होगा उसके साथ में, तो बनाता है नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। यह नाइट्रेट यहाँ पे प्लांट के द्वारा क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इसके अलावा जो ये लेगुमिनस प्लांट है, यहाँ पे जो प्लांट का फोटो देख रहे हैं, ये लेगुमिनस प्लांट है, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये हवा के नाइट्रोजन को ला करके इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा हम लोग फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो फर्टिलाइज़र की मदद से भी नाइट्रेट्स मिलाया जाता है, लाइटनिंग की मदद से, लेगुमिनस प्लांट की मदद से। इसके अलावा जो सॉइल में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहता है, यानी सॉइल में ऑलरेडी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, वो भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ करके लाएगा और नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। यानी कि 4 तरीका हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 4 तरीका कौन कौन है। सबसे पहला फर्टिलाइज़र, दूसरा लाइटनिंग, तीसरा लेगुमिनस प्लांट्स, चौथा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये चारों मिल करके हवा के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मिट्टी में लाते हैं, ठीक है, सॉइल में, जहाँ से प्लांट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आगे आइए, ये प्लांट जब डेड हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, प्लांट जब डेड हो जाएगा, इसका बॉडी सड़ेगा, गलेगा। इसके अलावा और क्या होगा, इस प्लांट को अगर कोई एनिमल खाता है, ठीक है, और वो एनिमल एक्सक्रेटा निकालता है, यानी कि उसका वेस्ट निकालता है, 2 हो गया, तो इसका वेस्ट भी यहाँ पे आएगा, और ये प्लांट मरेगा यानी कि डेड करेगा तो उसका भी बॉडी आएगा। और ये अगर प्लांट मरता है या एनिमल को डेड होता है तो ये सारे चीज़ें, और ये जो इसका वेस्ट है जिसको डंग ये सब बोलते हैं, ठीक है, एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट, ये सारे के सारे जो डीके बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो फंगी होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और फंगी मिल करके उसके प्लांट के वेस्ट को, एनिमल के वेस्ट को या उनके बॉडी को, डेड बॉडी को कन्वर्ट करके इसमें किस में ले लेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि जितना भी सब वेस्ट है, यहाँ पे देखेंगे जो भी वेस्ट था, ये सारे वेस्ट को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस पर एक्ट करेगा अमोनिया पे, और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से नाइट्रेट बना देगा उसको, और ये नाइट्रेट फिर से प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कुछ नाइट्रेट एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ नाइट्रेट को फिर से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं उसी सॉइल में, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसी नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में चेंज करके हवा में
भेज देता है। तो इस प्रकार से प्रोसेस लगातार चलते रहता है, जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको क्या करेंगे, ज़रूर से ज़रूर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो बनाना है, ये एक्सरसाइज में भी आएगा, एक्सरसाइज में मिलता है आपको कि नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बनाइए। तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो ये हम लोग सारी बातें जान गए कि प्लांट से हमको क्या मिलता है। तो प्लांट से फूड मिलता है, सही बात है, प्लांट से फूड तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स से फूड मिलता है, ठीक है। फूड एनिमल सिर्फ प्लांट से ही नहीं, हमें एनिमल से भी फूड मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड अदर प्रोडक्ट। यानी कि एनिमल से ही हमें को बहुत सारा प्रकार का फूड मिलता है, बहुत सारा प्रोडक्ट्स मिलता है जो हम लोग अपने लाइफ में उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो द ब्रीडिंग, फीडिंग, केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल फॉर फूड एंड अदर पर्पस। यानी कि जो हमारा जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, उसको क्या करना है, ब्रीडिंग कराना है, यानी कि उसको ब्रीड कराना है। इसके अलावा फीड कराइए, उसको खाना पीना खिलाइए। ब्रीड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन कराना, ठीक है। नए नए उनके यंग वंस निकलते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ये ब्रीडिंग है। फीड कराना है उनका, फिर इसके बाद केयरिंग कर, उन लोगों को ध्यान रखेंगे, हम लोग केयर करेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स का। किस लिए, भोजन के लिए, यानी कि उनसे हमें भोजन मिलता है, या अदर पर्पस के लिए। तो इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। यानी कि एग्रीकल्चर में हम लोग बात किए थे, एग्रीकल्चर में हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट्स को भी ग्रो कराते हैं, सॉरी, क्रॉप्स के अलावा एनिमल्स को भी ग्रो कराते हैं। यानी कि क्रॉप्स के साथ में एनिमल्स भी होता है, ये सारे दोनों मिलाकर के ही एग्रीकल्चर बनता है। और एग्रीकल्चर एक ब्रॉड स्केप है, यानी कि ब्रॉड स्केल पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री आया वो एग्रीकल्चर के टर्म में ही इस्तेमाल किया गया है। द काइंड्स ऑफ एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस फूड, यानी कि वैसे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है जिससे हमें फूड मिलता है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल, यानी कि वैसा एनिमल जिससे मीट मिलता है और एग मिलता है। सच एज गोट, तो मीट मिलेगा। पोल्ट्री एनिमल्स, पोल्ट्री मतलब चिकन, डक, टर्की, इससे एग भी मिलता है और मीट भी मिलता है। टर्की इट इज़ ए टाइप ऑफ हेन बोल सकते हैं। फिश, जो मीट मिलेगा। शिप से मीट मिलेगा, पिग से मीट मिलेगा, यानी कि मीट और एग देने वाले हो गए। द लार्ज स्केल ऑफ रियरिंग ऑफ फिश फॉर फूड इज नोन एज पीसी कल्चर। यानी अगर आप क्या करते हैं कि बहुत ही लार्ज स्केल पे फिश का पालन करते हैं, ठीक है, उसका रियरिंग करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एक एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पीसी कल्चर एग्रीकल्चर का अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग फिश को रियर करते हैं अपने भोजन के लिए, फॉर फूड, यानी शौक के लिए नहीं। कुछ मछलियों को पाले हैं फॉर बोल सकते हैं हॉबी के लिए, नहीं, हॉबी के लिए नहीं, ये फूड के लिए, यानी कि लार्ज स्केल ऑफ रियरिंग ऑफ फिश फॉर फूड इज नोन एज पीसी कल्चर। अब हम लोग आएंगे मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स क्या होता है समझिए, मतलब दूध देने वाले, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, यानी कि दूध मिलता है। जैसे काऊ है, बुफैलो है, गोट है, कैमल है, ठीक है। काऊ, बुफैलो, गोट, कैमल, इससे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। मिल्क इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी मिल्क का इस्तेमाल तो हम लोग फूड में करते ही हैं, इसके अलावा इसका इस्तेमाल लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं। जैसे मिठाई बनाना है, बटर बनाना है, चीज़ बनाना है, कर्ड बनाना है, घी बनाना है, ये सब चीज़ को बनाने में मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये एपी कल्चर का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एपी कल्चर। तो एपी कल्चर क्या, देखिए, बिसाइड्स दीज, यानी कि इन सब के अलावा, इन सब के जो हनी बी है, हनी बी हमें क्या देता है, तो हनी बी हमें हनी देता है, ठीक है। हनी बी प्रोवाइड अस विथ हनी। अब हनी बी को बहुत ही लार्ज स्केल पे रियरिंग कर रहे हैं, यानी कि रियरिंग ऑफ हनी बी एट लार्ज स्केल, यानी कि बहुत बड़े स्केल पे हनी बी को रियर करते हैं, तो उसको बोलते हैं एपी कल्चर, ठीक है। किस लिए रियर करेंगे भाई, तो हनी के लिए रियर करते हैं, तो उसका नाम है एपी कल्चर। दो याद रखिएगा, यहाँ पे पीसी कल्चर और दूसरा है एपी कल्चर, ठीक है। ये दोनों एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री का ही ये दोनों पार्ट है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि ये जो हमारा जो चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन का, रीडिंग ख़त्म हो गया है। रीडिंग ख़त्म हो गया, तो आज हम लोग ओरल क्वेश्चन कर लेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ओरल क्वेश्चन, ठीक है।
तो ओरल क्वेश्चन आज करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, इसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना है। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, इतना काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब वीडियो बनाया जाता है तो बनाने वाले को बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो उनके मेहनत को कदर कीजिए, लेबर को रेस्पेक्ट कीजिए, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए, इससे क्या होता है, हौसला मिलता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके, अच्छे से बना सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा सके। अब यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ओरल क्वेश्चन का, ये है कि ए फार्मर हैज़ 2 वेराइटीज ऑफ व्हीट इन हिज फील्ड। यानी एक फील्ड में एक फार्मर के पास 2 वेराइटी का व्हीट है, गेहूं है। पहला है 1 गिव्स फूड यील्ड बट इज प्रोन टू डिजीजेज। यानी एक ऐसा है जो फूड नहीं, गुड यील्ड है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में गेहूं देता है। यानी कि 1 गिव्स गुड यील्ड, यानी कि इट प्रोवाइड्स व्हीट इन ए लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, फसल ज़्यादा होता है, लेकिन बीमारी में ये क्या हो जाता है, प्रोन टू डिजीज, यानी कि इसमें बीमारी जल्दी जल्दी लग जाता है। दूसरा क्या है, द अदर इज रेसिस्टेंट टू डिजीज। दूसरा है कि जिससे बीमारी से लड़ने की क्षमता है, यानी रेसिस्टेंट है, डिजीज से लड़ सकता है, बट डज नॉट गिव गुड यील्ड, यानी कि ये एक अच्छा फसल नहीं देता है, यानी कि इसकी उपज क्या होती है, कम होती है, जिसका प्रोडक्शन है व्हीट का कम होता है। हाउ कैन यू हेल्प हिम एज एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तौर पे आप उसको कैसे मदद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक गुड यील्ड देने वाला है और दूसरा क्या है, एक प्रोन टू क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट टू डिजीज है। ठीक है, यानी कि डिजीज से लड़ने की क्षमता। तो ये दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग कराना है। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो जो नया सीड निकलेगा वो हाइब्रिड सीड होगा, जिसमें दोनों गुण होगा, यानी कि हाई यील्डिंग प्रॉपर्टी भी होगा, इसके अलावा डिजीज रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी भी होगा। तो एक ही खेत में क्या कराना है, सेम फील्ड में दोनों को ग्रो कराना है। ठीक है, दोनों को क्या कराएंगे, दोनों प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो करा देंगे। ये हो गया हाई यील्डिंग वाला और दूसरा हो गया डिजीज रेसिस्टेंट वाला। तो यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें अपने आप, यानी कि नेचुरल मेथड के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, हम लोग तो साइंटिस्ट के जैसा नहीं कर सकते, इमेस्कुलेशन नहीं कर सकते ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अपने आप वाटर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा या फिर एयर के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो अब की बार जो नया वाला सीड आएगा उसमें क्या होगा, कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होगा जिसमें डिजीज रेसिस्टेंट भी होगा और इसके अलावा डिजीज रेसिस्टेंट के अलावा उसका हाई यील्डिंग कैपेसिटी भी होगा। ठीक है, दोनों होगा। तो ये 2-3 सीजन के बाद में हमारे पास एक ऐसे सीड होंगे जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होगा, गुड यील्डिंग कैपेसिटी और रेसिस्टेंट टू डिजीज। तो बस यहाँ पर लिखना क्या है, तो लिखेंगे The farmer should grow the 2 types of wheat in the same field। यानी कि फार्मर को क्या करना है, फार्मर शुड ग्रो द 2 types of seed या द 2 types of wheat in the same field so that during cross pollination, जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन ही विल गेट ए हाइब्रिड सीड। ठीक है, विच विल हैव बोथ प्रॉपर्टीज, यानी गुड यील्डिंग प्रॉपर्टीज एंड डिजीज रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज। ये आपको खुद से क्या करना है, लिखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कौन है, ऐड नाइट्रोजन इन यूजेबल फॉर्म टू द सॉइल। यानी सॉइल में जो नाइट्रोजन ऐड करता है वो यूजेबल फॉर्म में ऐड करता है ताकि प्लांट उसको यूज कर सके, क्योंकि हवा का जो N2 है ये प्लांट इसको यूज नहीं कर सकता, ये क्या है, अनयूजेबल है। ठीक है, यानी कि लाइफ फॉर्म से नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है और दूसरा डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसमें से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में सॉइल में ला करके मिलाता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से ही ये N2 जो है वो सॉइल में नाइट्रेट के फॉर्म में आता है। तो इसका जवाब होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ़ यू आर ए पीसी कल्चरिस्ट, क्या है आप पीसी कल्चरिस्ट है, पीसी कल्चरिस्ट, यानी कि पीसी कल्चर का काम करते हैं तभी तो पीसी कल्चरिस्ट हैं। तो पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है, ये देखिए पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है, ये
फिश से रिलेटेड है, यानी कि रियरिंग ऑफ फिश एट अ लार्ज स्केल फॉर फूड इज नोन एज पिसिकल्चर। ठीक है, यानी कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो लिखेंगे आई डू रियरिंग ऑफ फिशेस एट लार्ज स्केल फॉर फूड। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए जो पीसी कल्चर था वो किससे रिलेटेड था, तो ये फिश से रिलेटेड था, यानी कि आप फिश का काम करते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है जो लास्ट है। देखिए, इफ़ यू से दैट, आप ये कहते हैं, इफ़ यू से दैट ए सर्टेन प्रोसेस फिक्सेस नाइट्रोजन, व्हाट डज दिस मीन। अगर आप कहते हैं कि एक प्रोसेस है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इफ़ यू से दैट ए सर्टेन प्रोसेस फिक्सेस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता मतलब क्या इसका है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है दिस मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म लाइक नाइट्रेट्स दैट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन यूजेबल फॉर्म लाइक नाइट्रेट्स विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। इसका मतलब यानी कि जो फिक्सेशन का मतलब होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके, इसका मतलब यही है। अगला है कि विच नेचुरल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर फिक्सेस नाइट्रोजन, यानी कि एटमॉस्फेयर में ऐसा कौन सा नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस जो अपने आप होता है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस का नाम बताना है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट रहता है जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो सबसे पहली बात है लाइटनिंग एंड थंडरिंग। ठीक है, यानी कि बिजली कड़कती है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग, ये पहला हो गया जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ये हो गया। दूसरा क्या है, सेकेंड, तो सेकेंड था बायोलॉजिकल फिक्सिंग, यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं, तो बोल सकते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन, यानी कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी होता है। ये दो प्रोसेस हैं जिसके कारण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। चलिए, इतना ही आज के लिए, इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन का। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।